तो आज हम आपके मन की जो दुआ है वो कंप्लीट करते हैं। जो आपके मन में टॉपिक है वो ही हम पढ़ेंगे। तो आज हम एक टॉपिक चालू कर रहे हैं। दिस टॉपिक नेम इज अ टीडीएस एंड टीसीएस। टॉपिक जो है ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स कवर करेगा? 8 से लेके और 10 मार्क्स। 8 से लेके और 10 मार्क्स है ये टॉपिक आपके एग्जाम में कवर करने वाला है। और भैया 8 से लेके और 10 मार्क्स एग्जाम में जब ये टॉपिक कवर करने वाला है तो आप बोल सकते हैं कि दिस टॉपिक इज अ वेरी 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 आईएमपी टॉपिक। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपने ऑफिस में भी कहीं ना कहीं पे देखा हुआ है। बट इस टॉपिक में काफी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है। डेवलपमेंट्स मैं आपको बताऊं, लास्ट के 4-5 साल में जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई, इस टॉपिक में जितने डेवलपमेंट्स हुए ना वो किसी और टॉपिक में नहीं हुए। मैं जब अपने आप को देखता हूं कि 2015 के आसपास मैं जब टीडीएस टॉपिक पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टेक द 3 आवर्स में ये टॉपिक हो जाता था। आज की डेट में आज अपन चालू करेंगे, ट्राई करेंगे 3 लेक्चर में कंप्लीट करने का इन द 9 आवर्स। और उसके बाद भी ट्राई करने का बोल रहा हूं तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, बिकॉज इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, इतनी सारे प्रोसीजरल उन्होंने सेक्शंस डाली हुई है, इतने सारे नोटिफिकेशन डाल रखे हैं, इतनी सारी चीजें हैं। तो अपन इस टॉपिक को देखेंगे। बट ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सीए एज वेल एज सीए में दोनों के लिए दिस टॉपिक इज वेरी 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 आईएमपी टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए चालू करते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस टीसीएस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीडीएस और लास्ट में हम पढ़ेंगे टीसीएस। ऑन द लास्ट डेट वी विल डिस्कस द टीसीएस। आज से बात करेंगे टीडीएस की। तो टीडीएस क्या होता है कि बेसिकली जब भी कोई पर्सन किसी को पेमेंट करता है या अकाउंट क्रेडिट करता है तो आगे वाले का कुछ ना कुछ अमाउंट काटा जाता है, दैट इज कॉल्ड टीडीएस, और वो गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाता है। इस पूरे टॉपिक में 2 लोगों का बार बार जिक्र होगा, एक होता है पेयर और एक होता है पेई। पेयर वो पर्सन होता है जो किसी को कोई पेमेंट कर रहा है और पेई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट किया जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, टीडीएस जो कटेगा वो पेयर काटेगा पेई का। जैसे फॉर एन एग्जांपल, बीबी वर्चुअल इज पेइंग द प्रोफेशनल फीस टू अवर वन ऑफ द लाइक टीम मेंबर नेम इज शुभम केशवानी सर। तो शुभम केशवानी सर को हम प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, तो शुभम केशवानी सर इज अ पेई एंड बीबी वर्चुअल इज अ पेयर। तो बीबी वर्चुअल विल डिडक्ट द टीडीएस ऑफ द शुभम केशवानी सर। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, टीडीएस जो है वो काटना कब है, कौन से टाइम पे टीडीएस काटना है? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं TDS has to be deducted at the time of actual payment, मींस जब आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप क्रेडिटिंग द पार्टी, मींस जब आप पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, मींस अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हो, विच एवर इज अर्लियर, मींस दोनों में से जो अर्लियर वाला मोमेंट रहेगा तब आपको टीडीएस काटना है। मींस पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। आप बोलेंगे क्रेडिटिंग द पार्टी का मतलब क्या होता है? क्रेडिटिंग द पार्टी का मतलब होता है कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी ने बिल भेजा, तो बिल की जो एंट्री करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे? जैसे शुभम केशवानी सर ने हमको बिल भेजा प्रोफेशनल फीस का, तो हम एंट्री क्या करेंगे? प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू शुभम केशवानी। सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटिंग द पार्टी। तो आप या तो क्रेडिट करते हो या फिर उसको एक्चुअल में पेमेंट करते हो, विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा तब आपको टीडीएस काटना है। अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो एडवांस पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है, और अगर क्रेडिटिंग द पार्टी है तो आपको क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, सर आप बोल रहे हो पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर, आंसर इज यस। लेकिन गाइस इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, और एक्सेप्शनल केसेस ये बोलते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं ना जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपको पेमेंट के टाइम पे ही टीडीएस काटना है। There are some exceptional cases, और exceptional cases कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक्चुअल पेमेंट करोगे ना तभी आपको टीडीएस काटना है, क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे नहीं काटना। सर कौन कौन से ये एक्सेप्शनल केसेस है? पहला तो एक सेक्शन 192 में मैं आपको सैलरी सिखाऊंगा। तो सैलरी के केस में टीडीएस काटा जाता है ओनली एट द टाइम ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे सैलरी का तभी आपको टीडीएस काटना है, क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे नहीं काटना। दूसरा एक सेक्शन आएगा 192A का, दैट इज द ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कोई भी पैसा एम्प्लॉय को मिलता है और अगर उस पे टीडीएस आ रहा है तो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। एज वेल एज द एक सेक्शन 194B एंड 194B भी पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द विनिंग्स। तो विनिंग्स के केस में भी टीडीएस है वो एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे कटेगा।
एक हम सेक्शन पढ़ेंगे दैट इज 194DA इज रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी के केस में टीडीएस है वो एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे कटेगा। एक सेक्शन आएगा दैट इज द 194LA। 194LA इज रिलेटेड टू द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ और उस पर कंपनसेशन मिलता है, तो कंपनसेशन जब आपको एक्चुअल में पे किया जाएगा तब आपका टीडीएस कटेगा। एक सेक्शन होती है 194 दैट इज द एन। जब आप बैंक से क्या करते हैं, नोट निकालते हैं, मींस आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं। तो बैंक से जब आप कैश विड्रॉ करेंगे ना, तो कैश विड्रॉ के केस में जब आप कैश विड्रॉ करेंगे तो एक्चुअल पेमेंट होगा, तभी आपका टीडीएस काटा जाएगा। और एक तुम्हारा आएगा 194D दैट इज रिलेटेड टू द डिविडेंड। तो डिविडेंड के 194 के केस में एग्जैक्टली 194 सेक्शन दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड के केस में जब आपको एक्चुअल में पेमेंट होगा तब पेमेंट के टाइम पे ही टीडीएस कटेगा करके, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, यहां पे टोटल 7 एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपका एक्चुअल पेमेंट होगा ना तभी टीडीएस कटेगा। एक तो सैलरी के केस में, एक ईपीएफ के केस में, एक विनिंग के केस में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कैश विड्रॉल के केस में एंड डिविडेंड के केस में। ये ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपका एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है, नॉट एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी। क्रेडिटिंग द पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। लेकिन एक और चीज समझना, सर एक बात बताइए, यहां टीडीएस टॉपिक में जितनी भी हम टीडीएस की रेट्स पढ़ेंगे, जैसे हम टीडीएस की रेट्स पढ़ेंगे, मैं बता दूं कहीं पे रेट रहेगी 10%, कहीं पे रेट रहेगी 5%, कहीं पे 1%, कहीं पे 2%, ऐसी टीडीएस की रेट्स रहेगी। तो जब इतनी सारी सर रेट्स रहेगी, आप बताइए ये जितनी भी रेट्स है क्या ये फ्लैट रेट है? ये जितनी भी रेट्स रहेगी क्या ये फ्लैट रेट रहेगी, या इसमें हमको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज वगैरह ऐड करना रहेगा? मैं बता दूं, जितनी भी टीडीएस की रेट रहेगी दैट ऑल रेट्स आर द फ्लैट रेट। वो जितनी भी रेट है वो सब फ्लैट रेट है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शनल केसेस है। एक तो ध्यान रखना, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं या जब आप किसी को सैलरी का पेमेंट करते हैं, दो एक्सेप्शनल केसेस है। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं या किसी को सैलरी का पेमेंट करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है आपको सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, अगर सरचार्ज लग रहा है तो सरचार्ज को कंसीडर करेंगे। एंड गाइस प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप 4% हमेशा कंसीडर करेंगे और उसके बाद आप टीडीएस काटेंगे। तो ध्यान रखना, बाकी जितनी भी टीडीएस की रेट रहेगी, जैसे 194J में रेट है दैट इज द 10%, 194D में रेट है जैसे 5%, सो दैट इज द फ्लैट रेट। 194C में रेट है 1%, 2%, दैट इज द फ्लैट रेट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं या किसी को आप सैलरी का पेमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज है वो सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, एज वेल एज द आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा। सरचार्ज तभी ऐड करेंगे जब वो एप्लीकेबल है आगे वाले के लिए, अदरवाइज आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप ऐड करेंगे। अब एक और चीज समझना, जब भी पेयर टीडीएस काटता है तो जो पेई होगा ना, उस पेई को क्या करना पड़ेगा, अपना पेन नंबर जो है वो पेयर को देना पड़ेगा। पेयर को अपना पेन नंबर है वो पेन नंबर देना पड़ेगा। मींस पेई विल सबमिट द पेन नंबर टू द पेयर, वो पेयर को पेन नंबर देगा। अगर पेई अपना पेन नंबर पेयर को नहीं देता है तो एक सेक्शन होती है दैट इज द 206AA, और 206AA क्या बोलती है कि उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कटेगा एट द रेट 20% की रेट से, या फिर आपका जो भी रेट दे रखा है विच एवर इज हायर। तो अगर मान लो पेन नंबर नहीं दिया, जो पेई है उस पेई ने अपना पेन नंबर पेयर को नहीं दिया, पेई हैज नॉट सबमिटेड हिज पेन नंबर टू द पेयर, देन पेयर विल डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट 20%, या फिर जो टीडीएस का रेट है विच एवर इज हायर वाली रेट है उससे टीडीएस कट जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट पेई है, कोई नॉन रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी पेई है, क्या उसके पास इंडिया का पेन नंबर रहेगा? आप अगर पेमेंट कर रहे हो किसी नॉन रेजिडेंट को, संप्रीत आप पेमेंट कर रहे हो इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, तो क्या उसके पास भी इंडिया का पेन नंबर रहेगा? आंसर इज यस, उसके पास पेन नंबर होना चाहिए। नहीं हुआ तो उसका भी टीडीएस आप 20% की रेट से काटेंगे, 20% और रेट विच एवर इज हायर। लेकिन एक चीज समझना, इसका कुछ एक्सेप्शनल डाला गया और एक्सेप्शन डालना जरूरी था क्योंकि एक जेन्युइन हार्डशिप हो सकती है। बहुत बार नॉन रेजिडेंट के पास में इंडिया का पेन नंबर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ये बोलते एक काम करिए, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है
या कोई फॉरेन कंपनी है और उसको इंडिया से इनकम हो रहा है, और इंडिया से इनकम कौन सा हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक इनकम के केस में। कौन सी स्पेसिफिक इनकम? या तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया से इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है, रॉयल्टी या एफटीएस मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है, या फिर उसको डिविडेंड मिल रहा है। अगर रॉयल्टी मिल रहा है, एफटीएस मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर डिविडेंड मिल रहा है, या फिर उसने कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है, उसका पेमेंट है। कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है, और कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है तो उसका पेमेंट है। तो ये चार केसेस में ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के पास में मान लो पैन नंबर नहीं है तो भी चलेगा, उस केस में 206AA सेक्शन नहीं लगेगी। उस केस में 206AA सेक्शन नहीं लगेगी, मींस 20% वाली जो सेक्शन है वो 20% से टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है? वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अपना नेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर है वो देना पड़ेगा। मींस नेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर है वो देना पड़ेगा पेयर को, ठीक है। पेयर टीडीएस 20% से नहीं काटेगा, भले पेन नंबर नहीं है तो भी चलेगा, बट उसको नेम, नंबर एंड उसका कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड उसका ईमेल आईडी है वो देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में उसको एड्रेस भी देना पड़ेगा फॉरेन कंट्री का, जहां का वो पर्सन है वो रेजिडेंट है करके, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो उस कंट्री का उसके पास टीआरसी है, टीआरसी का मतलब होता है टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, तो वो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर कंट्री का कोई पेन नंबर है, वहां का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मिस पेन नंबर है तो वो देना पड़ेगा। या अगर वहां का कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो वहां पे कौन सा ऐसा नंबर है जिससे वो जाना जाता है, वहां का ऐसा कौन सा नंबर है जिससे वो जाना जाता है, तो वो पर्टिकुलर नंबर उसको देना पड़ेगा। और अगर वो ये सब दे देता है तो उस पर्टिकुलर केस में उसने पेन नंबर नहीं दिया तो भी चलेगा, 20% की रेट से टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, नॉर्मल केस में वो जो पेई है अगर उसने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो 20% या रेट विच एवर इज हायर की रेट से टीडीएस कटेगा। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, एंड एक्सेप्शनल केसेस ये है कि अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया उसका कैपिटल गेन का कंसिडरेशन मिल रहा है, तो उस केस में अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के पास पेन नंबर नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन कंडीशन है कुछ कि उसको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी है वो देना पड़ेगा, उसके साथ वहां का एड्रेस देना पड़ेगा, उसके साथ में वहां का अगर कोई भी उसके पास में टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है तो वो देना पड़ेगा, अगर वहां का पेन नंबर है वो देना पड़ेगा, एज वेल एज वहां का कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो देना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, चलेगा। अब एक और चीज समझना, सर एक बात बताइए, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल ये पर्सन पेयर है, वो पेई को पेमेंट करता है, और पेयर ने क्या किया कि मान लो टीडीएस नहीं काटा, गलती होगी, पेयर ने टीडीएस नहीं काटा, तो क्या पेही ऐसा बोल सकता है कि जब उसने टीडीएस काटा ही नहीं तो मेरी क्या गलती, मैं तो गवर्नमेंट को टैक्स भरूंगा ही नहीं उतना, क्या ऐसा बोल सकता है? आंसर इज नो। अगर पेयर टीडीएस नहीं काटता है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पेही की रहेगी कि पेही उतना टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा कराए, जो भी उसका ड्यू टैक्स आता है दैट हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। एक और चीज, एक बात समझना, लेकिन पेयर ने टीडीएस काट लिया और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, पेयर ने टीडीएस तो काट लिया बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो क्या उतना टैक्स है वो पेई को पे करना पड़ेगा? आंसर इज लॉ बोलता है पेई को पे नहीं करना है। अगर आपका टीडीएस कटा है, आपके पास सब प्रूफ्स है, उस पर्टिकुलर केस में अगर टीडीएस कटा है वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहा तो इससे गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, आपको उतना टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी दिक्कतें आती है कि इसको कैसे प्रूव करे कि आपका टीडीएस कटा है और वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहा है, तो वो कैसे प्रूव करे? ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में ये बड़ी डिफिकल्टीज आती है करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, यहां पे आपका इतना सारा हो गया। चलिए आप एक काम करिए, क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पेमेंट करेंगे तो भी क्या टीडीएस काटेंगे? आंसर इज यस। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल पेमेंट पे ही टीडीएस कटता है, पर्सनल पर्पस के लिए आपने पेमेंट किया, जैसे मान लो आपके घर पे कोई काम करने के लिए कोई सर्वेंट को रखा, वो घर का काम करता है, उसका सैलरी मान लो 20 लाख है, 20 लाख का आप सैलरी देते हो, बहुत पैसे वाले लोग हो, 20 लाख का सैलरी देते हो, आपने एक शेफ रखा जो आपके लिए सुबह शाम आपको जो खाना चाहिए वो खाना बना के दे। अब वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए रखा है, उसको आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो शेफ को, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसका टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, उसका भी आपको टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए एक काम करिए, पहले पेज पे जो भी दे रखा है उसको एक बार क्विकली रीड कर लीजिए, पहले पेज पे जो भी दे रखा है उसको आप एक बार क्विकली रीड कर लीजिए।
चलिए, चलिए तो अब अपन एक एक सेक्शन चालू कर रहे हैं टीडीएस से रिलेटेड, और एक एक सेक्शन में अपन देखेंगे कौन कौन से पेमेंट पे टीडीएस कटता है, कौन से पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटता। ऐसा नहीं है कि हर पेमेंट पे टीडीएस कटेगा। जैसे आपने हमको फीस पे किया है, क्या आपने उस पे टीडीएस काटा? आंसर इज नो। आपने हमको फीस पे किया, उस पे आपने कोई भी टीडीएस नहीं काटा, तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो मतलब यहां पे कुछ स्पेसिफिक केसेस रहेंगे जहां पे टीडीएस कटेगा। तो सबसे पहली सेक्शन 192 दैट इज टीडीएस ऑन सैलरी। सर सैलरी पे टीडीएस कैसे कटेगा, क्या कटेगा, कौन काटेगा, कैसे काटेगा? तो समझना, सबसे पहली चीज तो सर पेयर कौन होता है, दूसरी चीज सर पेई कौन होता है, तीसरी चीज आपकी टीडीएस की रेट क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो पेयर कौन होता है, तो यहां सैलरी पे टीडीएस काटेगा वो पेयर एम्प्लॉयर रहेगा, और पेई कौन होगा? एम्प्लॉय होगा। तो एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा एम्प्लॉय का। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, सर एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? क्या रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी चलेगा? आंसर इज यस। यहां पे एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब एम्प्लॉयर कोई भी हो, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी। लेकिन अगर आप सैलरी किसको दे रहे हो? एम्प्लॉय को दे रहे हो। सर एम्प्लॉय कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? राइट आंसर इज एम्प्लॉय अगर रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस क्वेश्चन ये आता है कि सर नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं, क्या टीडीएस 192 में ही कटेगा? आंसर इज यस, 192 में ही कटेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपका जो टीडीएस है वो 192 में ही कटेगा। जैसे मान लो आपके ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा है जिसका नाम है मिस्टर स्मिथ, और स्मिथ जो है वो फॉरेन से आया है, नॉन रेजिडेंट है, मान लो 4 महीने आपके ऑफिस में काम कर रहा है, आपने उसका सैलरी का पेमेंट किया, टीडीएस इसी सेक्शन में काटना है। आप बोलोगे सर नॉन रेजिडेंट के केस में तो टीडीएस 195 में करता है, 195 में कुछ पेमेंट पे करता है, बाकी वाले पेमेंट पे करता है। यहां पे लिखा हुआ है सैलरी पे किया भले नॉन रेजिडेंट को, टीडीएस आपको इसी सेक्शन में काटना पड़ेगा। लेकिन सर टीडीएस की रेट क्या रहेगी? तो मैं बता दूं, टीडीएस की रेट है यहां पे स्लैब रेट रहेगी, स्लैब रेट से आपको टीडीएस काटना रहेगा। अब एक और चीज समझना, कैसे स्लैब रेट से? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे बैच में एक बंदा है जिसका नाम है रोहित। तो एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ में रोहित है वो जॉब करता है। अब रोहित जॉब करता है तो रोहित का सैलरी कितना है? तो यहां पे मान लो रोहित का सैलरी है, वो सैलरी है 8 लाख रुपीज। मान लो नेट सैलरी है, वो नेट सैलरी 8 लाख रुपीज है आफ्टर क्लेमिंग ऑल द डिडक्शन एंड ऑल, 8 लाख रुपीज इज अ सैलरी। तो 8 लाख रुपीज उसका सैलरी है, तो वो लोग टीडीएस कैसे काटेंगे? पहले 8 लाख पे टैक्स निकालेंगे। तो 8 लाख पे टैक्स आया माइनस, आप एक बात समझिए, 5 लाख पे स्लैब रेट एंड ऑल, सपोज 115 बीएससी एप्लीकेबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 20% प्लस 12,500 इट्स कम्स टू द 72,500 प्लस 4%, 75,400 टैक्स आया। अब 75,400 है वो टैक्स आया, डिवाइड बाय कंपनी क्या करेगी? 12 करेगी, और हर महीने उतना उतना जितना टीडीएस आएगा वो इसका सैलरी से काटेंगे और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, ये रोहित जो है ना वो अदर हेड की इनकम का डिटेल भी देना चाहता है। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई इनकम है, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि इसका पीजीबीपी का कोई इनकम है, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि उसका फॉर एन एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम है। तो रोहित चाहता है कि मेरी अदर इनकम का डिटेल एम्प्लॉयर को दे दूं, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? उसको कंसिडर करके टीडीएस काटेगा। तो क्या एम्प्लॉयर को इन सबको कंसिडर करना पड़ेगा? आंसर इज यस, एम्प्लॉयर को कंसिडर करना पड़ेगा। मींस एम्प्लॉयर विल कंसिडर द अदर इनकम का डिटेल। अगर अदर इनकम का डिटेल रोहित ने दिया तो वो भी कंसिडर करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसने बोला कि सर मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का डिटेल इनकम है, वो फॉर एन एग्जांपल 2 लाख रुपीज है या 3 लाख रुपीज है, फॉर एन एग्जांपल 3 लाख है, तो क्या 3 लाख को एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज यस। लेकिन रोहित ने अगर कोई लॉसेस का डिटेल दिया, रोहित बोलता है कि मेरा लॉसेस है, लॉसेस का डिटेल ले लो ना, तो क्या लॉसेस का डिटेल एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज नो, लॉसेस का डिटेल एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा। अगर रोहित जो है वो लॉसेस देता है तो लॉसेस का डिटेल एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा, बट देयर इज अ वन एक्सेप्शन दैट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉसेस को एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा और उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा।
जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल, यहां पे आईएफओएस का इनकम का डिटेल उसका 3 लाख था, उसने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का डिटेल दिया और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2 लाख, तो क्या एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज यस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो एम्प्लॉयर विल कंसिडर। अगर यहां पे वो कोई डिडक्शन का डिटेल देता है जैसे एटीसी का, एटीडी का एंड ऑल, तो क्या वो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज यस, एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा। तो अगर उसने जैसे एटीसी का डिडक्शन का डिटेल दिया, दैट इज 1,50,000 एटीसी है, तो वो इसको कंसिडर करेगा और अब देखेगा आपकी टोटल इनकम कितनी है। तो अब पता चला कि आपका 8 लाख प्लस आपका 3 लाख माइनस आपका 2 लाख और माइनस 1,50,000 माइनस 1,50,000, तो इट्स कम्स टू द 7,50,000। इतना ही आया शायद, 8 लाख, हाँ 7,50,000, तो 7,50,000 आया। अब वो देखेगा कि इस पे टैक्स कितना आता है, तो 7,50,000 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 12,500 प्लस आपका 4%, इट कम्स टू द 58,760 डिवाइड बाय कर देंगे 12 और जो भी बचेगा आपका एवरी मंथ जो टीडीएस आएगा दैट इज द 4897 इतना टीडीएस है वो आपको हर महीने वो काटेगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर एम्प्लॉयर को अदर इनकम का डिटेल मिलता है वो कंसिडर करेगा, बट एम्प्लॉय ने अगर दिया तो ही। लॉसेस का डिटेल है वो एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा एक्सेप्ट वन लॉस, दैट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड अगर डिडक्शन का डिटेल है तो डिडक्शन का डिटेल है वो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा। एम्प्लॉयर विल कंसिडर द डिडक्शन का डिटेल, मींस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का कोई भी डिटेल है, देन एम्प्लॉयर विल कंसिडर दैट डिटेल। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर दो जगह काम करता है, देयर में बी पॉसिबिलिटी कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर रोहित करके, ठीक है, रोहित है और वो रोहित दो जगह काम करता है। एक तो फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है सनी लिमिटेड और एक कंपनी है जिसका नाम है पूनम लिमिटेड। अब समझना, ये बंदा दो कंपनीज में काम करता है साइमल्टेनियसली, एक साथ में। तो रोहित क्या करता है, सनी लिमिटेड में भी जॉब करता है एंड पूनम लिमिटेड, दो जगह जॉब करता है एक साथ में साइमल्टेनियसली, हो सकता है एक जगह डे में काम करता है, एक जगह नाइट में काम करता है, सिक्योरिटी का काम करता है। अब सनी लिमिटेड से उसका जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी वो आपका फॉर एन एग्जांपल सनी लिमिटेड से मान लो उसको जो सैलरी मिलता है दैट इज द 6 लाख रुपीज पर एनम, और यहां पूनम लिमिटेड से सैलरी मिलता है दैट इज द 8 लाख रुपीज पर एनम। तो अब एक बात समझना, ये लोग टीडीएस कैसे काटेंगे, तो ये लोग टीडीएस काटेंगे कैसे करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ये लोग टीडीएस कैसे काटेंगे, तो यहां पे सनी लिमिटेड पहले 6 लाख पे कैलकुलेट करेगी टैक्स, तो 6 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, 2,50,000 से 5 लाख 12,500, और पहले तो 6 लाख में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, तो 6 लाख माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 550 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 12,500 दैट कम्स टू 22,500 प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 23,400 का टीडीएस है वो सनी लिमिटेड डिडक्ट करेगी। अब एक बात समझना, दूसरी कंपनी है पूनम लिमिटेड, सो पूनम लिमिटेड विल आल्सो 8 लाख माइनस 50,000 इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी 750 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 12,500, तो 8 लाख पे तो 750 पे ऊपर आया था ना, 58,760 है वो, ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब ये अपना रिटर्न फाइल करेगा तो रिटर्न फाइल करते टाइम तो क्या होगा ना कि इसका इनकम ज्यादा होगा। रिटर्न फाइल करते टाइम उसका टीडीएस, टोटल टीडीएस कितना कटा, एक तो 23,400 और एक 58,760, तो 23,400 प्लस 58,760, तो इट्स कम्स टू द आपका टोटल आया 82,160। 82,160 का टोटल टीडीएस है, वो टोटल टीडीएस कटा किसका, रोहित का। लेकिन रोहित की जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे, जब आप नेट इनकम कैलकुलेट करोगे रिटर्न फाइल करते टाइम, तो ये तो क्या करेगा भाई, सैलरी फ्रॉम एस लिमिटेड जो रहेगा दैट इज द 6 लाख रुपीज, उसके बाद सैलरी फ्रॉम पी लिमिटेड है वो 8 लाख रुपीज, तो टोटल मिला के आपका हो गया ये तो 14 लाख रुपीज, और 14 लाख रुपीज में से 50,000 आप लेस कर दोगे तो बचेगा कितना, 13,50,000 रुपीज।
अब एक बात समझिए, 13,50,000 रुपीज आपका बचा, तो 13,50,000 रुपीज पे जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका टैक्स कितना आएगा, 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं, 250 से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से लेके और 10 लाख तक 1 लाख, और 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500 इट्स कम्स टू द, और प्लस 4% इट्स कम्स टू द 2,26,500। अब सॉरी 2,26,200 आएगा, तो 2,26,200। लेकिन सर उसका टीडीएस तो बहुत ही कम कटा है, 82,160 कटा है। यहां पे एक बात बताइए, यहां पे जो टीडीएस कटा है वो टीडीएस तो यहां पे आपका कितना कटा है, ओनली 82,160 कटा है, तो ये तो गलत हुआ ना, टीडीएस आपका शॉर्ट डिडक्शन हुआ। तो इस केसेस में क्या करें, तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा केस है कि जब एम्प्लॉय एक से ज्यादा जगह साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, साइमल्टेनियसली वो एक से ज्यादा जगह काम कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि वो चाहे तो अपने किसी एक एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी की डिटेल एंड उसका जो टीडीएस का अमाउंट है वो डिटेल वो दूसरे एम्प्लॉयर को दे सकता है, तो दूसरा एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। ऐसा अगर इफ ही विश टू फर्निश देन वो फर्निश कर सकता है, बट ये ऑप्शनल है। होगा क्या, जैसे मान लो रोहित ने बोला कि पूनम लिमिटेड को वो फर्निश करने वाला है ऑल डिटेल, तो क्या होगा, सनी लिमिटेड विल डिडक्ट टीडीएस नॉर्मली मींस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सो 5,50,000 इज अ इनकम, एंड 5,50,000 पे जो टीडीएस आएगा दैट टीडीएस कम्स टू 5,50,000 माइनस 5 lakh multiply by 20% plus 12,500 plus 4% it comes to the 23,400। इतने का टीडीएस सनी लिमिटेड डिडक्ट करेगी। अब पूनम लिमिटेड क्या करेगी कि दे विल टेक द 8 lakh एज अ सैलरी as well as दे विल एड द 6 lakh also from the सनी लिमिटेड, सो टोटल कम्स टू द 14 lakh एंड 14 लाख में से आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सो इट्स कम्स टू द 13,50,000 ऑन, एंड ऑन 13,50,000 दे विल कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट। So here they will calculate the tax amount on 13,50,000। So बाबू यहां पे 13,50,000 पे टैक्स कितना आएगा, that is the 2,62,200, 2,26,200 इतना टैक्स आया। इसमें से इनको पता है कि आपका एस लिमिटेड ने ऑलरेडी टीडीएस कितना काटा है 23,400, तो जो रिमेनिंग टीडीएस रहेगा 2,26,200 minus 23,400, so remaining tax is a 2,02,800 डिवाइड बाय 12 करेंगे और इतना टीडीएस है वो आपकी पूनम लिमिटेड डिडक्ट करेगी। तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो एवरी मंथ है वो 16,900 टीडीएस है वो पूनम लिमिटेड डिडक्ट करेगी। लेकिन एक बात समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये देना क्या जरूरी है, आंसर इज नो, दिस इज द ऑप्शनल। जब आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं तो आप चाहे तो ये दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जॉब चेंज करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि इन बिटवीन द ईयर आपने जॉब चेंज कर दी, जैसे जुलाई तक आप किसी एक कंपनी में काम करते थे, अगस्त से आप किसी दूसरी कंपनी में काम करने लग गए, तो आपने जॉब है वो चेंज कर दी। आपने जो जॉब है वो जॉब जब चेंज कर दी तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भैया आप चाहे तो दूसरे एम्प्लॉयर को पुराने वाले एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिला है और जो भी आपका क्या बोलते हैं टैक्स कटा है उसका डिटेल दे सकते हैं। तो दूसरा अगर आप सबमिट करते हैं तो दूसरा एम्प्लॉयर जो है दैट पर्सन इज बाउंड टू कंसिडर दैट, उसको वो कंसिडर करना पड़ेगा करके। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं कि आप एडवांस टैक्स भर सकते हैं, दिस इज द बेटर वे। आप जस्ट एडवांस टैक्स है वो एडवांस टैक्स आप भर सकते हैं। एक और चीज समझना, क्या पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा, आंसर इज नो। इस सेक्शन में टीडीएस तभी कटेगा जब आगे वाले पर्सन के लिए जो इनकम है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो रही है। आगे वाले पर्सन के लिए जो इनकम है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, बट पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, और जब पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है तो उस पर्टिकुलर केस में 192 में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 192। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स है वो एम्प्लॉयर पे करता है, ये मैंने आपको पीजीबीपी में पढ़ाया था। पीजीबीपी में जब मैं आपको सेक्शन 40 पढ़ा रहा था उसके साथ में मैंने एक कंसेप्ट 36 में बताया था कि बहुत बार क्या होता है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स है वो एम्प्लॉयर पे करता है, और मैंने आपको कहां पे बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए मैं आपके सामने बता देता हूं। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट वाला ये रहा,
सेक्शन 36 पढ़ा रहा था और 36 यहां पे पढ़ाया था, सेक्शन 48 क्लॉज नंबर 5 कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निखिल काम करता है। तो निखिल का नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का जो टैक्स था वो एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं मेरी ओन पॉकेट से पे करूंगा। तो उसने अगर ओन पॉकेट से पे किया है तो भैया ये ओन पॉकेट से पे किया है, कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉयर को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट इसका एम्प्लॉय क्रेडिट ले सकता है, एम्प्लॉय जो है वो इसका क्रेडिट ले सकता है। ऐसा मैंने ये बताया था इन द टॉपिक ऑफ द, ये जो टॉपिक जो तुम्हारा था दैट इज द पीजीबीपी टॉपिक में मैंने बताया था कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट तो टैक्सेबल है, बट नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स अगर एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं खुद भर दूंगा, एम्प्लॉयर बोलता है मैं खुद आपका टैक्स भर दूंगा, तो जितना टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा है वो एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय के हाथ में अंडर सेक्शन 1010 सीसी। एंड गाइज उतना का उतना जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं होता एम्प्लॉयर को, एंड गाइज बट इसका क्रेडिट है वो क्रेडिट एम्प्लॉय ले सकता है एज अ टीडीएस क्रेडिट करके, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब एक और चीज समझना, एक केस लॉ है एंड दैट केस लॉ इज रिलेटेड टू द आईटीसी होटल्स लिमिटेड। आईटीसी की होटल्स है बहुत बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा, जैसे मुंबई में है आईटीसी मराठा, वैसे का वैसे आप अगर चेन्नई में जाएंगे तो बहुत अच्छी एक होटल है आईटीसी चोला करके। तो आईटीसी की बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी होटलें है करके, ठीक है। तो आईटीसी लिमिटेड की होटल में आपको पता है एक टिप होती है, टिप, टिप किसको बोलते हैं आपको पता है, टिप किसको बोलते हैं, टिप किसको बोलते हैं? टिप का मतलब एक तो जो अपन लोग देते हैं नॉर्मली टिप, आप और हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अपन कहीं बाहर चाय पीने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो अगर छुट्टा 1-2 रुपया रह जाता है तो वो हम उधर ही छोड़ देते हैं। 5 रुपए की लिमिट रहती है, 5 से कम है तो छोड़ देते हैं, 5 रुपया तो लेके आ जाते हैं करके, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टिप। अब ये तो टिप हो गई आपके और मेरे जैसे गरीब लोगों की टिप, लेकिन एक बात बताओ, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो लोग है ना टिप देते हैं मतलब बिल में ही ऐड करा लेते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार कि जब अगर आप बड़ी होटल में कहीं गए होंगे तो वो लोग पूछते हैं आपसे कि लाइक आपसे वो पूछते हैं कि क्या आप बिल में टिप ऐड कराना चाहेंगे। अब बोलते हो कि हाँ ऐड कर लीजिए 5,000 करके, ठीक है, तो वो 5,000 है वो टिप ऐड कर लीजिए बिल में। अब एक बात समझना, वो बिल में टिप ऐड हो जाती है, या बहुत सारी जगह ऐसे सर्विस चार्जेस के नाम से ये लोग लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ टिप ओनली। अब हुआ क्या, एम्प्लॉयर क्या करता है, हर महीने जो है वो टिप कलेक्ट करता है लोगों से और उसके बाद में हर महीने के एंड में जितने एम्प्लॉय है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जितने एम्प्लॉय है उसमें क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो उसने टिप पे टीडीएस नहीं काटा था, टिप पे टीडीएस है वो नहीं काटा था, और यहां पे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये क्या टीडीएस काटना चाहिए या नहीं। पहली चीज तो क्या ये एम्प्लॉय को जो पैसा मिल रहा है ये एम्प्लॉयर से मिल रहा है, क्या एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे दिस अमाउंट? आंसर इज नो, दिस इज नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इट इज फ्रॉम द कस्टमर। ये कस्टमर से पैसा रूट होके एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय के पास में आ रहा है। तो ये कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की क्या बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं है यहां पे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो इनकम है ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय की, और जब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही है तो यहां पे 192 में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 192। ये 192 में टीडीएस है वो टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज दिस इज नॉट ड्यू टू एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो सैलरी दे रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी एंड उस पर टीडीएस 192 में कटेगा, बट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो टिप पास ऑन की जो कि कस्टमर से मिली थी, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल अंडर दिस सेक्शन। तो आप एक काम करिए, फटाफट आपकी बुक में जो भी 192 में दे रखा है उसको आप एक बार रीड कर लीजिए।
यस पीपल, डन 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 डनाडन डन। चलिए अब अपन इसके बाद में एक सेक्शन पढ़ते हैं 192A। एंड 192A जो सेक्शन है, ये सेक्शन बोलती है 192A, सेक्शन का नंबर है 192A। एंड 192A इज रिलेटेड टू द ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर इंटरमीडिएट याद रहेगा तो 2-3 तरह के आपने ईपीएफ पढ़े होंगे करके, ठीक है। आपको अगर याद रहेगा तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वो 2-3 तरह के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है तुम्हारा एसपीएफ, एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक तुम्हारा होता है दैट इज द आरपीएफ, आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और एक तुम्हारा होता है यूआरपीएफ, यूआरपीएफ का मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, वन इज द एसपीएफ, वन इज द आरपीएफ, वन इज द यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और एसपीएफ मींस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा तो एसपीएफ का जो पैसा आपको मिलता है ना मैच्योरिटी पे, वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। मींस एसपीएफ का पैसा अगर आपको मिला तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। आरपीएफ का पैसा जो मिलता है आपको मैच्योरिटी पे मींस रिटायरमेंट पे बेसिकली, तो वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है। मैच्योरिटी मींस रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के आपको आरपीएफ का पैसा मिलता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन उसमें कंडीशन थी, अगर आपको याद रहे तो आपको एक कंडीशन थी, जैसे याद रहे तो इसमें एक कंडीशन हुआ करती थी आरपीएफ में कि 5 इयर्स का सर्विस रेंडर्ड होना चाहिए। मींस आपका 5 इयर्स का सर्विस हुआ है तो ही वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल होगा। और यूआरपीएफ का पैसा मिलता है ना, ये यूआरपीएफ का पैसा तो आपका पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ये यूआरपीएफ का पैसा जब मिलता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा तो जब मिलता है तब ये टैक्सेबल होता है। अब चीज समझना, ये पर्टिकुलर सेक्शन में सर पेयर कौन होगा, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा करके, ठीक है। सर रेट क्या रहेगी और टीडीएस कब काटना है, तो देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहली चीज, पेयर इज एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब यहां पे या तो एम्प्लॉयर कुछ पेमेंट करता है या फिर ट्रस्ट पेमेंट करता है। ये क्या होता है ना, पीएफ के ट्रस्ट बना देते हैं, पीएफ का एक ट्रस्ट बना देते हैं और वो ट्रस्ट पेमेंट करता है आपको रिटायरमेंट पे। तो अगर पेयर जो है वो एनी पर्सन का मतलब, एनी पर्सन में या तो एम्प्लॉयर या फिर ट्रस्ट, मेनी टाइम क्या होता है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कुछ ट्रस्ट बना देते हैं और जो ट्रस्ट होता है ना वो ट्रस्ट पेमेंट करता है। तो पेयर इज एनी पर्सन दैट इज द ट्रस्ट करके, ट्रस्ट है या फिर एनी पर्सन में आपका कोई भी ट्रस्ट है करके, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर है वो पेमेंट करेगा। पेई कौन होगा, एनी पर्सन दैट इज द एम्प्लॉय, नॉर्मली एम्प्लॉय पेई होगा। एम्प्लॉय इसमें कोई भी हो सकता है, या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। यहां पे टीडीएस की रेट क्या रहेगी पता है, टीडीएस का रेट रहेगा आपका 10%। लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि सर एक बात बताइए टीडीएस क्यों कट रहा है, यहां पे तो आप बोल रहे इट इज द एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो जहां एग्जेम्प्ट है वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा, जहां आपका एग्जेम्प्ट है वहां टीडीएस नहीं कटेगा, जहां पे टैक्सेबल है ना वहीं पे टीडीएस कटेगा। Because exempt है, suppose for an example, amount is exempt in your hand, then there is no need to deduct the TDS ना। TDS वहां कटेगा जहां पे ये टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल कहां कहां होता है, एक तो यूआरपीएफ के केस में टैक्सेबल होता है और दूसरा यहां पे आरपीएफ के केस में 5 ईयर का सर्विस रेंडर्ड नहीं हुआ तो टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज समझना, यहां पे एक और कंडीशन यह है कि भैया आपको जो पेमेंट मिल रहा है ना वो 50,000 रुपीज और मोर है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। मींस 50,000 रुपीज और मोर है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। इसका मतलब जो आपको पेमेंट मिल रहा है, इफ दैट पेमेंट इज 50,000 रुपीज और मोर तो ही टीडीएस काटना है, इफ इट इज लेस देन 50,000 रुपीज तो टीडीएस नहीं काटना। देखो सिंपल सी चीज है, ईपीएफ का पैसा मिल रहा है किसको, एम्प्लॉय को मिल रहा है। किससे मिल रहा है, पीएफ ट्रस्ट से मिल रहा है या एम्प्लॉयर से मिल रहा है। रेट क्या है 10%। भैया टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है और 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा का पैसा मिल रहा है तो ही टीडीएस काटना है। यहां पे एग्जैक्ट 50,000 मिल रहा है तो भी टीडीएस काटना है, आंसर इज यस काटना है। 50,000 रुपीज और मोर है तो टीडीएस काटना है, इफ इट इज लेस देन 50,000 तो टीडीएस नहीं काटना। एक और चीज समझना यहां पे कि सर अगर मान लो ये जो पर्सन है एम्प्लॉय, उसने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो क्या होगा।
देखो नॉर्मली मैंने आपको अभी क्या बताया था 206AA में कि अगर एम्प्लॉई अपना पेन नंबर नहीं देगा, पेई जो है वो अपना पेन नंबर नहीं देगा, तो उसका टीडीएस 20% से कटेगा। बट इस सेक्शन में थोड़ा अलग है। ये सेक्शन में इटसेल्फ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपने पेन नंबर नहीं दिया ना, तो आपका जो टीडीएस है वो इंस्टेड ऑफ 10% एमएमआर की रेट से कट जाएगा, मींस मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस कटेगा। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है पता है आपको? 30% की टैक्स रेट, 37% की सरचार्ज रेट, 4% की हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 42.744% आती है। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और उस रेट से आपका टीडीएस है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। 192A में जो भी दे रखा है वो आप देख लीजिए एक बार। 192A में जो भी आप दे रखा है उसको आप एक बार देख लीजिए। चलिए, एनुअली लिमिट इज 50,000। मीन्स जब पूरे साल का मिला के 50,000 या उससे ज्यादा मिला तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। चलिए, उसके बाद में 192A हुई है। उसके बाद में आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जब मैं सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं तब आप बुक में मत देखिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इधर जब एक्सप्लेन कर रहा हूं आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन नंबर 193, and 193 is related to the TDS on interest on security. TDS on interest on security. TDS on interest on security करके, ठीक है। अब एक बात समझना, TDS on interest on security, TDS on interest on security मींस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। पहली चीज तो यहां पे सिक्योरिटी का मतलब आपका जैसे डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे टीडीएस की बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स, सो उसकी बात हो रही है। पहली चीज तो सर एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर सेक्शन में पेयर कौन होना चाहिए? दूसरी चीज यहां पेई कौन होना चाहिए? तीसरी चीज यहां रेट क्या है? और चौथी चीज यहां पे कंडीशंस क्या है? तो देखिए बेटा, सबसे पहले समझने की कोशिश करना है। यहां पे सबसे पहली चीज कि सर पेयर कौन है, पेई कौन है, रेट क्या है एंड कंडीशंस क्या है, तो समझना। सबसे पहली चीज, पेयर इज अ एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन किसी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट दे रहा है। नॉर्मली जैसे कंपनियां है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट है, वो इंटरेस्ट देंगे। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। एक बात समझिए, पहली बार आपके सामने पेई में मैंने रेजिडेंट पर्सन लिखा है। लास्ट दो सेक्शन में मैं क्या लिख रहा था? पेई में एम्प्लॉय, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई भी हो। लेकिन इस सेक्शन में मैं लिख रहा हूं कि इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है? रेजिडेंट पर्सन को दिया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस कटेगा। सर रेट क्या रहेगी? तो मैं बता दूं, रेट आपकी 10% रहेगी। 10% की रेट से टीडीएस काटना है, तो यहां पे जो रेट आपकी रहेगी, दैट रेट इज योर 10%। 10% है वो आपकी रेट रहेगी। पेयर इज एनी पर्सन, पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन, और उसका जो रेट है वो रेट आपका क्या रहेगा? 10% रहेगा। लेकिन एक बात समझना, यहां पे कुछ कंडीशंस है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे टीडीएस नहीं काटना है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे टीडीएस नहीं काटना। कहां पे टीडीएस नहीं काटना समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस आप बोल सकते हैं लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी बेसिकली, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, दैट इज पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी क्या करती है? किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को, जिसके पास में डिबेंचर है, उस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रही है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रही है। और एक पब्लिक कंपनी है, इंडिविजुअल एचयूएफ के पास में डिबेंचर है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट जो है वो अगर अप टू 5,000 रुपीज है, और वो अगर आप अकाउंट पेई चेक से दे रहे हो, अकाउंट पेई चेक से दे रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वो पब्लिक कंपनी उस पर टीडीएस नहीं काटेगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी कंडीशन, पहली कंडीशन, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी कंडीशन में कहीं कहीं पे टीडीएस नहीं रहेगा। कहां पे टीडीएस नहीं है वो समझना। पब्लिक कंपनी है,
और पब्लिक कंपनी इंडिविजुअल एचयूएफ को डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहा है अप टू 5,000 रुपीज में, 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं है, एंड अकाउंट पे चेक से दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पे टीडीएस नहीं आएगा। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, उस पे टीडीएस है वो टीडीएस आपका नहीं आएगा। दूसरी एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है जो डीमैट फॉर्म में हेल्ड है, मींस डीमैट सिक्योरिटी, तो डीमैट सिक्योरिटी के केस में भी आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं नो टीडीएस, कुछ केसेस में आपको टीडीएस नहीं काटना। डीमैट सिक्योरिटी जितनी भी है वो डीमैट सिक्योरिटी पे आपका टीडीएस है वो नहीं कटेगा, मींस जो सिक्योरिटी डीमैट में इशू हुई थी तो उस पर्टिकुलर केस में आपका उस पर टीडीएस नहीं आएगा। तीसरी चीज, अगर कोई भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो एलआईसी को दिया जा रहा है या फिर जीआईसी को दिया जा रहा है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है? एलआईसी को दिया जा रहा है या फिर जीआईसी को दिया जा रहा है या किसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है। आप बोलोगे एलआईसी को इंटरेस्ट कैसे देंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारा जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके पास अपार संपत्ति है, अपार पैसा है करके, ठीक है, और जो अपार पैसा है वो कहीं ना कहीं लगाता है एलआईसी। एलआईसी ने मान लो पैसा लगाया रिलायंस के बॉन्ड्स में, तो रिलायंस किसको इंटरेस्ट देगी? एलआईसी को देगी। और मैं बता दूं एलआईसी की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो एलआईसी की इनकम जब एग्जेम्प्ट है तो उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो अगर एलआईसी या फिर जीआईसी, जीआईसी का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसको अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन एक और चीज समझना, फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन बेटा उसके दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन कौन कौन से? एक तो आरबीआई ने एक इशू किया था, दैट इज द 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स। 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 में इशू किया था, जो आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में तो है भी नहीं, ठीक है। 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स जो 2003 में इशू किया था, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है आज। और दूसरा एक 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 में इशू किया था, वो है। इनके केस में अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 10,000 पर एनम से ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर केस में आरबीआई आपका टीडीएस काटेगी। तो देखिए मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटता है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक एक्सेप्शन है कि 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई एंड 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018, और उसका जो इंटरेस्ट है वो 10,000 पर एनम से ज्यादा है, मींस पूरे साल का 10,000 से ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में जो है वो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा, मींस 10,000 पर एनम से ज्यादा है तो यहां पे टीडीएस कटेगा, आरबीआई टीडीएस काटेगी। 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट होना चाहिए करके, ठीक है, और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स पे करके, ठीक है, और 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स पे, ये आरबीआई के बॉन्ड्स है, इन पे टीडीएस कटेगा 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है। तो अब एक और चीज समझना, हमने 54 ईसी में कुछ बॉन्ड्स पढ़े थे, उसमें दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जिसपे टीडीएस नहीं आएगा। एक तो तुम्हारा दैट इज द पीएफसीएल का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड्स, और एक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दो कंपनीज के बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनके केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, उस पे टीडीएस नहीं आएगा। तो ये दो कंपनीज के बॉन्ड्स ऐसे हैं, दैट इज द पीएफसीएल एंड आईआरएफसीएल, जिसके केस में टीडीएस है वो टीडीएस नहीं आएगा। अब एक काम करना, आप बुक में जो दे रखा है उसको आप रीड करेंगे। एक है ना वो डीमैट सिक्योरिटी के पास में एक 01 करके प्रिंट हुआ, उसको कट कर देना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, 01 है वो प्रिंट हुआ, उसको कट कर दीजिए। उसके बाद आप है ना नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड्स के नाम मैंने दिए, इंडिविजुअल होल्डिंग 6.65% गोल्ड बॉन्ड्स, ये प्रैक्टिकल लाइफ में है भी नहीं आज, ये प्रैक्टिकल लाइफ में है नहीं, जितना मैंने पढ़ाया दैट इज ओनली एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिकल लाइफ करके, ठीक है। अब उसमें 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 वाला, अब ये 1980 वाला कहां है आज? 7, आपने देखा कहीं बॉन्ड्स किसी क्लाइंट के पास कि 1980 का 7% वाला गोल्ड बॉन्ड था? वो कुछ टाइम के लिए था, उसका मैच्योरिटी भी हो गया है, बट अभी भी आईसीआई क्या करती है, उसको घिस के रखी है, मतलब बुक में देके रखी है, जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मेरे को भी लिखना पड़ा, तो इसके लिए मैंने वो लिखे हैं कुछ कुछ पॉइंट। तो कुछ कुछ पॉइंट आप देखेंगे तो वहां पे ऐसे लगेंगे, बोले कि ये तो बताया ही नहीं करके, बट वो आज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, बट मुझे लिखने पड़े। तो आप एक काम करिए, फटाफट फटाफट बुक से एक बार इसको 193 को देख लीजिए, 193 को आप एक बार बुक से देख लीजिए।
5,000 रोहित पर एनम है, आंसर इज यस। जहां पे कुछ नहीं दे रखा एज्यूम इट इज अ पर एनम, ठीक है, पर एनम पूरे साल में मिला के। यस पीपल, डीमेट का मतलब होता है जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में है। डीमटेरियलाइज फॉर्म में मीन जो लिस्टेड है, यू कैन से दैट लिस्टेड। जो डीमैट सिक्योरिटीज है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। डीमैट मींस दैट इज द इशूड इन डी। देखो इशूड जो पेपर में तो होता ही नहीं है, ठीक है, आपने अप्लाई किया और डायरेक्टली इट इज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड डीमैट फॉर्म। चलिए अब एक बात समझना, एक और सेक्शन 194 दैट इज टीडीएस ऑन डिविडेंड। टीडीएस ऑन डिविडेंड, सर एक बात बताइए, डिविडेंड के केस में सर पेयर कौन होना चाहिए? तो मैं बता दूं, पेयर इज अ डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो टीडीएस कटेगा। किसको दे रही है? किसी भी रेजिडेंट पर्सन को। यहां पे भी रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही है, रेजिडेंट पर्सन को दिया तो टीडीएस कटेगा। रेट रहेगी 10%। तो डिविडेंड के केस में आपकी जो रेट रहेगी दैट इज द 10%। 10% की रेट से टीडीएस कटेगा, डोमेस्टिक कंपनी काटेगी रेजिडेंट पर्सन का, लेकिन ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस कटेगा, यहां क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे टीडीएस नहीं काटना। अब एक और बात समझना आप लोग, यहां पे कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और वो डोमेस्टिक कंपनी किसी इंडिविजुअल को डिविडेंड देती है, जैसे आप लोगों के पास कभी कभी डिविडेंड आता होगा, तो इंडिविजुअल को डिविडेंड देती है और वो डिविडेंड जो है वो अगर आपका अप टू 5,000 रुपीज है, मींस इंडिविजुअल को डिविडेंड दिया और वो अप टू 5,000 पर एनम पूरे साल में मिला के और अप टू 5,000 रुपीज पर एनम है, और वो आपको एनी मोड अदर देन कैश में दिया गया है, वो जो डिविडेंड है वो आपको एनी अदर मोड में दिया हुआ है, एनी अदर मोड अदर देन कैश करके, ठीक है, कैश को छोड़ के किसी भी मोड में डिविडेंड दिया है तो वो टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखिए आपके पास में हो सकता है आईटीसी का शेयर हो, किसी वेदांता का शेयर हो, या वेदांता इज फेमस फॉर द डिविडेंड, तो आपके पास मान लो वेदांता का शेयर है, तो वेदांता अगर आपको डिविडेंड देती है पूरे साल में मिला के 5,000 पर एनम तक ही डिविडेंड है, अप टू 5,000 है, तो उस पर वो टीडीएस नहीं काटेंगे करके, ठीक है। बट अगर 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कट जाएगा। एक और चीज समझना, तो सिंपल सी चीज है, मैंने क्या बोला, अगर डोमेस्टिक कंपनी है किसी इंडिविजुअल को डिविडेंड देती है एंड पूरे साल का मिला के अप टू 5,000 पर एनम है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, बट कंडीशन इज डिविडेंड शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश में नहीं होना चाहिए, कैश को छोड़ के किसी भी मोड में हो सकता है। अब एक और चीज समझना यहां पे कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है, किसको पता है? एलआईसी को या फिर जीआईसी को या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, तो टीडीएस नहीं कटेगा। एलआईसी के पास में बहुत बड़ी होल्डिंग है वेदांता की। एलआईसी जो है वो वेदांता का आई थिंक 6 या 7% होल्ड करता है। एज वेल एज एलआईसी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा आईटीसी का होल्ड करता है शेयर, अच्छा खासा अदानी में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसी कि रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि एलआईसी ने शायद 50,000 करोड़ के करीब है वो क्या अदानी में इन्वेस्ट किया है। तो जितना जब इतना बड़ा पैसा उधर इन्वेस्ट किया है तो एलआईसी को डिविडेंड मिलेगा, तो वो डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो एलआईसी को, जीआईसी को या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को डिविडेंड दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में वहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन दैट पर्टिकुलर डिविडेंड। तो बड़ा सिंपल है कि देखिए डोमेस्टिक कंपनी ने रेजिडेंट पर्सन को डिविडेंड दिया, 10% की रेट से टीडीएस काटेंगे ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। डोमेस्टिक कंपनी अगर किसी इंडिविजुअल को डिविडेंड देती है, अप टू 5,000 पर एनम का डिविडेंड है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, बट कंडीशन इज दैट इट शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। एलआईसी जीआईसी को डिविडेंड दिया तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक पॉइंट मैंने आपको वहां पे और बताया था कि अगर कोई भी एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटता। एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटता, क्योंकि भैया बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 1023 एफसी करके, ठीक है। चलिए एक काम करिए, आप लोग एक बार 194 को रीड कर लीजिए, एक बार आप 194 को रीड कर लीजिए।
अब हम चालू कर रहे हैं एक शानदार इंटरेस्टिंग सी सेक्शंस दैट इज 194 ए करके। अभी तक हमने 4 सेक्शन पढ़ी, 192, 192 ए, 193, 194, 194 ए करके। और 194 ए इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट बट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट बट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट, अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप सब लोगों का अब ध्यान इधर होना चाहिए। आप इधर उधर नहीं देखेंगे कहीं पे भी, बुक में नहीं देखेंगे, बुक को बंद कर दीजिए भले। आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ, दैट इज इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। अब एक बात समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटरेस्ट, आप किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट पे इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन सर इंटरेस्ट तो ऊपर भी कवर हुआ था 193 में, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यहां पे इंटरेस्ट कवर हो रहा है एनी अदर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को छोड़ दीजिए बिकॉज दैट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 193। 193 में वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये फिर कौन सा इंटरेस्ट? ये दूसरा कोई भी इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपसे लोन लिया, अब आपसे मैंने लोन लिया, मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं तो टीडीएस इस सेक्शन में काटेंगे। बैंक में आपने एफडी करा दी, बैंक की एफडी पे आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बॉन्ड खरीदा हुआ है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट है तो वो 193 में जाएगा क्योंकि वो सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट है। तो सिक्योरिटी को छोड़ के अगर कोई भी इंटरेस्ट है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आएगा, दैट इज 194 ए में करके। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड ऑल सब यहां पे आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां पे पेयर कौन होगा? मींस कौन पर्सन जो है वो पे करेगा इंटरेस्ट तो टीडीएस काटेगा? मैंने यहां पे पहले लिखूंगा एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो अगर किसी को इंटरेस्ट देगा तो टीडीएस काटना है। लेकिन गाइस एक बात समझना, इस पूरे टॉपिक में मेरी वाइफ का एक एग्जांपल लूंगा, मेरी वाइफ की थोड़ी बदनामी करूंगा, ठीक है, बट दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक बात बताइए, मेरी वाइफ जो है ना वो कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती मींस पूरे दिन घर पे सोती रहती है, 10 घंटे तो सो ही लेती है घर के, ठीक है। तो पूरे दिन घर पे सोती है, कोई बिजनेस विजनेस नहीं करती, कोई बिजनेस प्रोफेशन कुछ भी नहीं है करके, ठीक है, और भाई साहब सिर्फ सोती है घर पे। अब हुआ क्या कि मेरी वाइफ ने किसी से लोन लिया था, मेरी वाइफ ने किसी से लोन लिया था एंड माई वाइफ इज पेइंग द इंटरेस्ट टू दैट पर्सन। क्वेश्चन ये आता है, इज इट पॉसिबल फॉर माई वाइफ टू डिडक्ट द टीडीएस? आंसर इज नो। It is not possible for my wife to deduct the TDS because TDS काटना ही मैंडेटरी नहीं है। TDS काटने के साथ बहुत सारी कंप्लायंस होती है, बहुत सारी कंप्लायंस होती है। क्या क्या कंप्लायंस होती है पता है? जैसे सबसे पहले 10 नंबर लेना पड़ता है, 10 नंबर लेने के बाद में आपको टीडीएस काटना पड़ता है, काटने के बाद अगले महीने के 7 तारीख को डिपॉजिट कराना पड़ता है। अब एक बात समझना, उसके साथ साथ में टीडीएस के रिटर्न्स होते हैं, वो टीडीएस के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। अब रिटर्न का इंटीमेशन आता है। क्या आपको लगता है मेरी वाइफ ये सब कंप्लायंस कर पाएगी? आंसर इज नो। मेरी वाइफ ये कंप्लायंस नहीं कर पाएगी। वो पूरे दिन क्या करती है, मान लो सोती है, कुछ भी नहीं करती। तो लॉ मेकर्स ने मेरी वाइफ का ख्याल रखा है इस सेक्शन में। लॉ मेकर्स बोलता है कि पेयर इंटरेस्ट कोई दे रहा है वो एनी पर्सन, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई पेयर है तो उसको टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ द बिजनेस, या फिर ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ को इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है प्रतिमा जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख से ग्रॉस रिसिट ज्यादा है, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना।
तो यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं मेरी वाइफ की, ये मेरी वाइफ है मान लो करके, ठीक है, और ये पूरे दिन कुछ भी नहीं करती, आराम करती है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ये आराम करती है, इसने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल इसने किसी को इंटरेस्ट दिया, तो किसी को इंटरेस्ट पे किया, मान लो मिस्टर राज करके है, उसको कुछ इंटरेस्ट पे किया 20,000 रुपीज का, तो मेरी वाइफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, 194A इज नॉट एप्लीकेबल, not applicable because my wife is not doing any business and profession. But for an example, my wife is doing the business also. मेरी वाइफ है वो बिजनेस करती है, तो बिजनेस करती है तो अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ तो ही टीडीएस काटना है। तो मान लो मेरी वाइफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 करोड़ से ज्यादा है या बिजनेस प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज मेरी वाइफ अब कंप्लायंस कर सकती है ना। When my wife is doing the business and profession and last year turnover is more than 1 crore, gross receipt is more than 50 lakh, then obviously my wife can do the compliance. मेरी वाइफ है वो यहां कंप्लायंस कर सकती है, इन केसेस में कंप्लायंस कर सकती है, तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, इन केसेस में टीडीएस काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लेकिन सर एक बात बताओ, माय वाइफ इज डूइंग द बिजनेस, माय वाइफ इज डूइंग द बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। My wife doing the business, my wife last year turnover was 1.5 crore, but my wife opted 44AD section in the last year. Last year, my wife opted section 44AD, that is the 6% or 8% of the PGBP. So my wife has not audited her books of accounts. So उनका books of accounts का audit नहीं हुआ था. बट लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ बट ऑडिट नहीं हुआ था। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या मेरी वाइफ इंटरेस्ट इस साल पे करेगी किसी को? टीडीएस कटेगा या नहीं? माय वाइफ इज इंडिविजुअल, लास्ट ईयर टर्नओवर इज 1.5 करोड़ बट मेरी वाइफ ने 44AD लिया था, तो 44AD लिया था तो उस केस में ऑडिट नहीं हुआ था, ऑडिट नहीं हुआ था। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? 20,000 रुपीज का किसी को इंटरेस्ट पे किया है, क्या उस पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? कोई मुझे बताएगा या नहीं? टीडीएस कटेगा या नहीं? मिस, इज माय वाइफ इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस और नॉट? बिकॉज मैं बोल रहा हूं कि भैया इंडिविजुअल एचयूएफ में तब टीडीएस काटना है जब लास्ट ईयर टर्नओवर वाज मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। क्या मैं ये बोल रहा हूं लास्ट ईयर ऑडिट होना चाहिए? क्या मैं ये बोल रहा हूं लास्ट ईयर ऑडिट होना चाहिए? आंसर इज नो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। इवन योर अकाउंट्स वर ऑडिटेड इन लास्ट ईयर और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर में आपके अकाउंट्स ऑडिट हुए थे या उससे नहीं हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां टीडीएस काटना पड़ेगा। माय वाइफ इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। So guys, what I'm saying you have to check the last year turnover. There is no need to check that last year audit was done or not. Means in case of individual and HUF, if last year turnover is more than 1 crore in case of business, and guys, gross receipt is more than 50 lakh rupees in case of profession, then this individual HUF is required to deduct TDS in current year. But suppose last year turnover was not more than 1 crore or gross receipt was not more than 50 lakh, then individual HUF is not required to deduct TDS. You got my point or not? Yes. तो मैं बोल रहा हूं कि आपको ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 44AD ले रहे हो, तो आपके क्लाइंट बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो 44AD ले रहे हैं बट लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उनको बोलिए कि भैया आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। They have to deduct the TDS because लॉ बोलता है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप बोल रहे हैं इंटरेस्ट पे टीडीएस काटना है, पेयर इज एनी पर्सन, बट ये ध्यान रखना बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना है। आप पूरे इस टॉपिक में ये समझो कि बीबी सर की वाइफ कुछ नहीं करती है, घर पे सोती है 10 घंटे, ठीक है, कुछ भी नहीं करती, नो बिजनेस नो प्रोफेशन, कुछ भी नहीं करके, ठीक है। तो सर एक बात बताना, बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना है, बट अगर मान लो बीबी सर की वाइफ बिजनेस प्रोफेशन करती है और लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। सर पेई कौन होना चाहिए? तो मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस तब काटना है जब आप किसी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट दे रहे हो। मींस किसी भी रेजिडेंट पर्सन को आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो टीडीएस कटेगा। रेट क्या रहेगी? 10%। रेट रहेगी आपकी 10%। 10% की रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो ना,
वो इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 5,000 पर एनम से ज्यादा है, मींस आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, वो इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 5,000 रुपए से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो इन सिंपल वर्ड में ये बोलो कि नो टीडीएस, टीडीएस नहीं काटना इफ इंटरेस्ट इज अप टू ₹5,000। मींस आप पूरे साल का मिला के किसी पर्सन को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वो इंटरेस्ट अप टू ₹5,000 है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं काटना है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने आपसे लोन लिया था, मैंने आपको इंटरेस्ट दिया, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। सपोज फॉर एन एग्जांपल आई हैव पेड द इंटरेस्ट एग्जैक्टली 5,000, देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। बट सपोज आई पेड द इंटरेस्ट 6,000 टू यू, देन इज आई रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? आंसर इज यस, ऑन ओनली 1,000 और टोटल 6,000। राइट आंसर इज टोटल 6,000। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये लिमिट्स है ना, कहीं कहीं पे ऐसा है ना अप टू 5,000 तक टीडीएस नहीं है, उससे ऊपर हुआ तो टीडीएस काटना पड़ेगा। मींस हियर एग्जैक्ट 5,000 देन आल्सो देयर इज नो टीडीएस। बट इफ वी चेक दैट सेक्शन 192A, 192A में मैंने क्या बोला था आपको कि 50,000 और मोर है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। मींस वहां एग्जैक्ट 50,000 है तो टीडीएस कटेगा, 49,999 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इन्होंने लिखते टाइम लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पे ऐसी चीजें लिखी है जो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं बोल सकते, उन्होंने जो चीजें वो एक मतलब सिंक में नहीं लिखी। यहां पे लिखते टाइम क्या लिखा है कि पेमेंट इज लेस देन 50,000 देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, और यहां पे क्या लिखा है, इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अप टू 5,000 रुपीज, मींस इट इज अ मोर देन 5,000 देन ओनली टीडीएस इज एप्लीकेबल। So in this particular case, exact 5,000, there is no need to deduct the TDS, but if it is a more than 5,000, then obviously TDS is required. You got my point or not? Yes. अब एक और चीज समझना, लेकिन बेटा यहां पे एक चीज का ध्यान देना आप लोग, मैं बोल रहा हूं कि 5,000 से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। लेकिन गाइज अगर कोई भी बैंक इंटरेस्ट का पेमेंट करती है या कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट का पेमेंट करती है या फिर पोस्ट ऑफिस है, ये लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में लिमिट है वो 5,000 की नहीं रहेगी। इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो लिमिट है ना वो हो जाएगी 40,000 रुपीज की। मींस 40,000 पर एनम से ज्यादा का इंटरेस्ट दिया तो ही टीडीएस काटना है। मींस इफ इंटरेस्ट इज अप टू 40,000 देन देयर इज नो टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर कोई सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर है, अगर अकाउंट होल्डर है, वो अकाउंट होल्डर सीनियर सिटीजन है, तो बाबूजी ये लिमिट आपकी हो जाएगी 50,000 पर एनम। मींस 50,000 पर एनम तक का इंटरेस्ट मिलेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। तो मैंने क्या बोला, देखिए इस सेक्शन 194A पढ़ रहे इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट में आप किसी को इंटरेस्ट देते हैं 5,000 से ज्यादा है, आपको टीडीएस काटना है। लेकिन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट देती है तो उस केस में 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस बैंक काटेगी, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस काटेगा। अगर 50,000 से ज्यादा, सॉरी 40,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर है तो उस पर्टिकुलर केस में ये लिमिट 50,000 पर एनम हो जाएगी इंस्टेड ऑफ द 40,000 पर एनम। लेकिन यहां पे एक और चीज ध्यान रखना आप लोग, सर आप बोल रहे हैं कि बैंक जो 40,000 पर एनम तक टीडीएस नहीं काटेगी, उससे ज्यादा इंटरेस्ट है तो उस केस में पूरे इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा। लेकिन सर ये लिमिट बैंक वाइज देखी जाएगी या ब्रांच वाइज? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास में आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक में मैंने क्या किया, इसकी 3 ब्रांचेस में मेरे एफडी बना रखी है, 3 ब्रांचेस में। इसकी एक ब्रांच है बोरीवली में, मुंबई में एक बोरीवली करके जगह है, दूसरी ब्रांच है अंधेरी में करके, ठीक है, और तीसरी ब्रांच है बैंड्रा में। मैंने क्या किया, आईसीआईसीआई बैंक में एफडी बना रखी है, और मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां से मुझे 20,000 का इंटरेस्ट मिला बोरीवली ब्रांच से ऑन द एफडी, अंधेरी ब्रांच से भी 20,000 का इंटरेस्ट मिला, और बेटा यहां पे जो बैंड्रा वाली ब्रांच है उससे भी मुझे 20,000 का इंटरेस्ट मिला। तो एक बात समझिए, पर ब्रांच से इट इज नॉट मोर देन 40,000 बट एग्रीगेट इट इज मोर देन 40,000, बिकॉज एग्रीगेट आप देखेंगे तो 20,000 आईसीआईसीआई बैंक की बोरीवली ब्रांच से मिला, इसका जो है वो अंधेरी ब्रांच से मिला, इसका जो है वो बैंड्रा ब्रांच से मिला, बट मिला तो आईसीआईसीआई बैंक से है ना। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है क्या टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? टीडीएस है वो टीडीएस कटेगा या नहीं? राइट आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा। अगर बैंक जो है वो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करती है, सीबीएस सॉफ्टवेयर, और मैं बता दूं आजकल जितनी भी बैंक्स है इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, दे फॉलो द सीबीएस सॉफ्टवेयर।
तो जब आप सीबीएस सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं, जब आप सीबीएस सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो लिमिट है ना, ये बैंक वाइज देखी जाएगी, ब्रांच वाइज नहीं। यहां पे लिमिट जो है वो बैंक वाइज देखी जाएगी, ब्रांच वाइज नहीं देखी जाएगी। तो इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने, अगर मेरा पेन नंबर तो एक ही रहेगा, पेन नंबर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो इन्होंने यहां पे 20,000 का पेमेंट किया, 20,000 टोटल इज मोर देन 40,000 रुपीज, तो टोटल 60,000 पे टीडीएस कट जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में टोटल 60,000 है, वो टोटल 60,000 पे टीडीएस है, वो टीडीएस आएगा। लेकिन मान लो मेरे पास अलग अलग बैंक में एफडी होती। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, एक एचडीएफसी बैंक है बोरीवली में, उसमें मेरा एक अकाउंट है, उससे मुझे 20,000 का इंटरेस्ट मिला। दूसरा मेरा अकाउंट कोटक में है, और कोटक जो है वो मान लो कांदीवली में है करके, और उससे मुझे 20,000 का इंटरेस्ट मिला। और तीसरा है वो मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, और आईसीआईसीआई बैंक से मुझे 20,000 का इंटरेस्ट मिला। क्वेश्चन ये आता है क्या मेरा टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज नो। इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि बैंक अलग है ना। देखो ये जो लिमिट 40,000 की है, बैंक वाइज देखी जाती है कि एक बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे साल का मिला के, तो एक बैंक से जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो देखा जाएगा। तो एक बैंक ने अगर आपको इंटरेस्ट दिया है वो 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में एचडीएफसी बैंक ने मुझे 20 दिया, कोटक बैंक ने मुझे 20 दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे 20 दिया, तो यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस और है जिसमें टीडीएस नहीं आएगा। सबसे पहली चीज तो, अगर आपका कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट है, अगर आपका कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट है तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा। इंटरेस्ट कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा, इवन दैट इंटरेस्ट इज मोर देन 40,000। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है आईडीएफसी बैंक के साथ में। आईडीएफसी बैंक ऐसी बैंक है जो सेविंग बैंक पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देती है करके, ठीक है, सेविंग बैंक पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देती है। इवन दैट इंटरेस्ट आई हैव रिसीव इज 90,000 इन अ ईयर, तो भी उस पे टीडीएस नहीं आएगा। तो सेविंग बैंक अकाउंट जो है उस पे कितना भी इंटरेस्ट है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, उस पे टीडीएस नहीं आएगा। तो सेविंग बैंक अकाउंट पे ऑब्वियसली देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, मींस एफडी पे आएगा, आरडी पे आएगा। आपने अगर रिकरिंग डिपॉजिट कराया, रिकरिंग डिपॉजिट मींस एवरी मंथ यू आर डिपॉजिटिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर आपका एफडी है जिसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, उस पे टीडीएस आएगा। सेविंग बैंक का कितना भी इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस नहीं आएगा। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है, इनकम टैक्स रिफंड, तो इनकम टैक्स रिफंड पे एक 244A का इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपको रिफंड मिलता है तो रिफंड पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, आईटी रिफंड के इंटरेस्ट, तो आईटी इनकम टैक्स का जो रिफंड रहेगा वो रिफंड का इंटरेस्ट जो आता है उस इंटरेस्ट पे आपका गवर्नमेंट टीडीएस नहीं काटेगी, मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पे टीडीएस नहीं काटती है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, कल परसों अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, तो इंटरेस्ट वो 12% तक कैपिटल पे वगैरह देते हैं, तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो उस पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना, जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स में सीधा कैपिटल गेन होता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो 80 रुपीज में इशू हुआ, 100 पे रिडीम्ड हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड्स का होल्डर है उसको 20 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या वो 20 इंटरेस्ट माना जाएगा? आंसर इज नो, वो 20 इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। उस पर्टिकुलर केस में उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में आपका टीडीएस नहीं कटता, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इंटरेस्ट। अब एक और चीज समझना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप लोग इंटरेस्ट दे रहे हो किसी बैंक को, अगर आप लोग इंटरेस्ट दे रहे हो किसी बैंक को, अगर आप किसी बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, या फिर आप कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, या फिर कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को इंटरेस्ट दे रहे हो, या फिर आप एलआईसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, या फिर आप यूटीआई को इंटरेस्ट दे रहे हो, या फिर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको उनका टीडीएस नहीं काटना है। मींस आप अगर बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आप लोग बैंक को इंटरेस्ट दो। ऐसा हो सकता है ना, आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो, मैंने हाउसिंग लोन ले रखा है, तो मैं हाउसिंग लोन पे क्या करता हूं, हर महीने बैंक को इंटरेस्ट देता ही हूं, मैं हर महीने बैंक को इंटरेस्ट देता हूं। तो बैंकिंग कंपनी को अगर इंटरेस्ट दिया, कोऑपरेटिव बैंक को दिया, तो क्या मैं हाउसिंग लोन पे मैं उनका टीडीएस बैंक का काटूंगा? आंसर इज नो। अगर आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो, या कोऑपरेटिव बैंक को देते हो, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को देते हो, एलआईसी को देते हो, यूटीआई को देते हो, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, तो उसमें टीडीएस आपको उनका नहीं काटना।
लेकिन एक चीज समझना, आपने ऑफिस में देखा होगा, अगर किसी एनबीएफसी से लोन लिया है तो उसका टीडीएस कटता है। अगर आपको ध्यान रहेगा, आपने अगर ऑफिस में कहीं पे ऑडिट की होगी तो एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया है तो आप एनबीएफसी को इंटरेस्ट पे करते हो, उसका टीडीएस कटता है। एनबीएफसी से लोन लिया है तो एनबीएफसी का टीडीएस कटता है, क्योंकि यहां एनबीएफसी कवर नहीं है। इन्होंने बोला बैंक है और आपकी कोऑपरेटिव बैंक है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, एलआईसी है, यूटीआई है, इंश्योरेंस कंपनी है, उनसे अगर आपने लोन लिया है और उनको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक नहीं बोल रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल रहा हूं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है या फिर अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है या अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर गाइस, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है, वो कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है पता है, किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देता है। मींस कोऑपरेटिव बैंक है, वो किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो मैंने दो चीजें बताई, क्या क्या चीजें बताई, पहली चीज कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, निर्मला सीतारमण जी ने लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट किया था, 2 साल हो गए, वो बोलते हैं कि इन लोगों का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही है, मेंबर को इंटरेस्ट दे रही है, या कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक है, इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर अगर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया है ना वो 40,000 रुपीज या 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो दो चीजें, नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या मेंबर को इंटरेस्ट देगी तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, या कोऑपरेटिव बैंक किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन गाइस, अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक है, इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया वो 40,000 50,000 पर एनएम से ज्यादा, नॉर्मली 40,000 इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 पर एनएम, इससे ज्यादा का इंटरेस्ट दिया तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में है वो टीडीएस कटेगा। तो अगर आपको देखना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक का लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया वो 40,000 50,000 से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कटेगा। एक और पॉइंट आता है, दैट इज, मान लो अगर कोई मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल है, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल, ये क्या होता है कि अगर जैसे मोटर एक्सीडेंटल कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि आपको क्लेम मिलना चाहिए जैसे इंश्योरेंस कंपनी से वगैरह, बट आप कहां पे गए, ट्राइब्यूनल में गए, क्योंकि आपको क्लेम नहीं मिला था, आप ट्राइब्यूनल में गए। अब ट्राइब्यूनल ने क्या किया कि आपको क्लेम दिलाया, और क्लेम जब लेट मिल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्लेम जब अगर लेट मिल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब एक बात समझना, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल ने कोई क्लेम दिलाया, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट जब आपको क्रेडिट किया जाता है, मींस आपका अकाउंट जब क्रेडिट होगा तब टीडीएस नहीं कटेगा, तब टीडीएस नहीं कटेगा। और जब आपको इंटरेस्ट पेड किया जाता है तब टीडीएस कटेगा, अगर वो इंटरेस्ट आपका 50,000 पर एनम से ज्यादा है। मींस सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि अगर कोई मोटर, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से मेरा कार इंश्योरेंस ले रखा था, क्लेम उन्होंने पास नहीं किया तो मैं चला गया ट्राइब्यूनल में। अब ट्राइब्यूनल में चला गया, ट्राइब्यूनल ने बोला आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को कि इनको कंपनसेशन दो, कंपनसेशन के साथ इंटरेस्ट भी दो। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या करेगी, एक तो इंटरेस्ट को पहले जब मेरे नाम पे क्रेडिट करेगी, मींस पेमेंट नहीं किया, सिर्फ क्रेडिट किया, क्रेडिट के टाइम पे टीडीएस नहीं काटना, और पेमेंट के टाइम पे टीडीएस तब काटना है जब वो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 50,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा है। मींस मुझे जो क्लेम जो है उस पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो
क्रेडिट के टाइम पे तो टीडीएस काटना ही नहीं है, और अगर वो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है और वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। अब एक और चीज समझना है यहां पे, एक और चीज समझना है यहां पे। बहुत बार क्या होता है ना, पता है कि जैसे प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट भाई भाई में होता है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है कि भाई भाई में प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो गया करके, ठीक है। जैसे मान लो ये एक प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी में दो भाई थे करके, ठीक है, जिसका नाम था, एक का नाम था हरि और एक का नाम था मान लो जय। जय करके बंदे का नाम था, एक हरि का नाम, दोनों को प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया। अब प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया क्योंकि इस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, सपोज फॉर एन एग्जांपल 5 लाख रुपीज पर एनम, पर मंथ ले लेते, पर मंथ 5 लाख रुपीज रेंट आता है, और 5 लाख रुपीज पर मंथ, तो 12 मंथ का रेंट कितना होगा, 60 लाख रुपीज होगा। अब हुआ क्या, जब प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होता है तो ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेके हरि और जय कहां पहुंच गए पता है, कोर्ट में। हरि और जय है वो पहुंच गए कहां पे, कोर्ट में, और वो कोर्ट है हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट में पहुंच गए। अब हाई कोर्ट में पहुंच गए तो हाई कोर्ट क्या करती है पता है, जब डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट आ रहा है तो कोर्ट बोलती है कि एक काम करिए, पहले आप एक काम करिए, ये जो है ना, ये आप एक काम करिए, पहले जो ये जो क्या बोलते हैं, पहले जो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, पहले जो ये तुम्हारा जो रेंट आ रहा है ना वो रेंट हमको दीजिए। तो हाईकोर्ट क्या करती है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल इस प्रॉपर्टी पे रेंट आ रहा है 60 लाख रुपीज, तो दिस 60 लाख रुपीज विल बिलोंग्स टू द हाईकोर्ट। हाईकोर्ट उस पैसे को ले लेगी, किसी को देगी नहीं, क्योंकि जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता कि उसका असली ओनर कौन है, हरि है या जय है। तो वो रेंट कौन ले लेती है, यहां कोर्ट ले लेती है। हाईकोर्ट क्या करती है, अब उस पैसे का एफडी कराती है। पैसे का क्या कराया, एफडी कराया उन्होंने, और वो एफडी कराया एक बैंक के साथ जिसका नाम है यूको बैंक। अब यूको बैंक में जो एफडी हुआ है वो एफडी किसके नाम पे हुआ है पता है, रजिस्ट्रार ऑफ द हाईकोर्ट। वो हाईकोर्ट के नाम पे एफडी हुआ है कुल मिला के, क्योंकि हाईकोर्ट ने एफडी कराया तो हाईकोर्ट के नाम पे एफडी हुआ होगा, और उस हाईकोर्ट में एफडी हुआ है जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ हाईकोर्ट के नाम पे एफडी हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर एक बात बताइए, क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि एक बात बताइए, क्या यूको बैंक को हाईकोर्ट का टीडीएस काटना है क्या? हाईकोर्ट जो है, जो उसका रजिस्ट्रार है, वो रजिस्ट्रार अल्टीमेट इंटरेस्ट का ओनर थोड़ी है, क्योंकि अब एफडी पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा क्या टीडीएस हाईकोर्ट या रजिस्ट्रार के नाम पे काटना है? आंसर इज नो। देयर इज अ वन केस लॉ ऑफ द यूको बैंक लिमिटेड, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, और उसके बाद सीबीडीटी ने ऐसा ही बोला। सीबीडीटी बोलती है कि भैया यहां पे बैंक को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पे अभी टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो टीडीएस है वो अभी टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन फाइनल हो जाएगा, जिस दिन हाईकोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि भैया दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू द हरि, और हरि को जब पैसा मिलेगा, क्योंकि एफडी तब तुड़वाई जाएगी तब पैसा हरि को मिलेगा, तो हरि को जब पैसा मिलेगा तो हरि के नाम से टीडीएस कटेगा। यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ हाईकोर्ट के नाम पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ हाईकोर्ट के नाम पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, क्वेश्चन यह आता है कि सर टीडीएस कब काटा जाता है? तो मैंने जैसे आपको आज स्टार्टिंग में बताया, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब एक बात समझना, यहां लॉ मेकर्स क्या लिखते हैं पता है, कि बहुत बार अगर आप क्रेडिट पार्टी को ना करके सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करते हो तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो आप जो है वो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के टाइम पे टीडीएस काटते हैं, बट क्रेडिट आप पार्टी के नाम पे ना करके सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। इफ यू हैव क्रेडिटेड इन द नेम ऑफ द सस्पेंस अकाउंट तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। एंट्री में आपने पार्टी का नाम नहीं लिखा, आपने सस्पेंस अकाउंट लिख लिया, तो भी आपको टीडीएस है वो टीडीएस तो काटना पड़ेगा। अब एक बात समझना हुआ क्या, अब एक बात समझना हुआ क्या, ऑल पीपल पे अटेंशन। बैंक होती है ना, बैंक, जितनी भी बैंक है आजकल, जो सीबीएस सॉफ्टवेयर फॉलो करती है, सीबीएस का मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ये बैंक्स क्या करती है पता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मैंने क्या कराया, एक मान लो 5 करोड़ की एफडी करा दी। भैया इतनी औकात है नहीं करके, ठीक है, बट बोलने में क्या जाता है, 5 करोड़ की मैंने एफडी करा ली। अब एक बात समझना, 5 करोड़ की एफडी पे, और ये एफडी मैंने कराई है कौन सी बैंक के साथ में बता, यस बैंक के साथ में। मैंने एफडी कराई यस बैंक के साथ में, यस बैंक। अब ये 5 करोड़ की एफडी है, एक तो 5 करोड़ लिखा ही नहीं जाता सही से, ठीक है, 5 करोड़ ही हो गया, हाँ नहीं यार, एक जीरो कम लिख लिया, 5 करोड़ अभी ज्यादा हो गया क्या, हाँ अब सही है, ये 2 अरे यार कैसे 5 करोड़ ही नहीं लिखा जाता मेरे से,
5 करोड़ रुपए की एफडी करा दी, ठीक है। अब सही है, 5 करोड़ की एफडी कराई। अब ये 5 करोड़ की एफडी पे यस बैंक इंटरेस्ट देती है पूरे साल का। फॉर एन एग्जांपल यस बैंक बोलती है 7% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पे। तो 7% की रेट से एफडी का इंटरेस्ट कितना होता है, 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 7%, इट्स कम्स टू द 35 लाख रुपीज पर एनम। अब ये 35 लाख रुपीज पर एनम है, वो आने वाला है करके, ठीक है, वो आने वाला है इंटरेस्ट। अब ये बैंक क्या करती है पता है, हर दिन इंटरेस्ट को एक अलग अकाउंट में पार्क करती रहती है, हर दिन, एवरी डे इनके मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। ये लोग क्या करते हैं, मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए ये सीबीएस जब सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं तो एवरी डे ये लोग क्या करते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है ना उसको हर दिन एक अलग सेपरेट अकाउंट में ये लोग पार्क करते रहते हैं। हर दिन सेपरेट अकाउंट में ये क्या करते हैं, पार्क करते हैं। कैसे, तो जैसे 35 लाख का पूरे साल का इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 365, तो एवरी डे ये लोग क्या करेंगे, 9589 रुपीज है, वो एक अलग अकाउंट में पार्क होगा ऑन द फॉर द पर्पस ऑफ द मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस। मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, मींस इंटरनल इनके पर्पस के लिए, जिससे क्या होता है, आपको एक बात बताओ, जैसे अभी मैं मोबाइल बैंकिंग से देखूंगा कि एफडी में मेरा बैलेंस कितना है, तो हर दिन उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। पता है, बोला आज अगर आप एफडी तोड़ोगे तो इतना पैसा मिलेगा, आज वैल्यू इतनी है, तो वो हर दिन बढ़ता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए वो उस पैसे को एक अलग सेपरेट अकाउंट में पार्क करते हैं। क्वेश्चन ये आता है, क्या हर दिन टीडीएस काटना है, क्या एवरीडे टीडीएस काटना है? बिकॉज आप बोल रहे हो कि टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग विच एवर इज अर्लियर। तो भैया क्रेडिटिंग तो हो ही रहा है, एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर रही है लोग, क्रेडिट पार्क कर रहे हो उसको, तो क्या हर दिन टीडीएस काटना है? यहां सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि एवरीडे टीडीएस नहीं काटना है। एवरीडे टीडीएस नहीं काटना है। टीडीएस आपको तब काटना है जब आप रियल में बीबी सर को वो इंटरेस्ट क्रेडिट करोगे या पेमेंट करोगे, Whichever is earlier। जब आप रियल में क्रेडिट करोगे या पेमेंट करोगे तब टीडीएस काटना है। एवरीडे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और रियल में क्रेडिट होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये क्वार्टरली क्रेडिट करते हैं। नॉर्मली बैंक क्या फॉलो करती है, क्वार्टरली इंटरेस्ट का पे आउट रखती है। तो इंटरेस्ट का पे आउट अगर क्वार्टरली रख रही है तो क्वार्टर जैसे ही एंड हो गया वहां पे ये क्रेडिट करेंगे। तो क्वार्टर एंड हुआ तो, या फिर मान लो मैंने बीच में ही एफडी तोड़वा दी, ऐसा होता ना, बीच में आपने एफडी तोड़वा दी, तो एफडी आपने ब्रेक करवा दी, तब आपको इंटरेस्ट हाथों हाथ मिल जाएगा, तो उसी टाइम पे टीडीएस काटना है। एवरी डे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस एवरी डे। आपको एवरी डे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, कोई माइनर चाइल्ड है, तो माइनर चाइल्ड के केस में सर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, तो पेरेंट्स का पेन नंबर लगता है इंटरेस्ट के टीडीएस के क्रेडिट के लिए। लेकिन माइनर्स के मान लो दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, मदर फादर दोनों की डेथ हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में उस टीडीएस का क्रेडिट किसको दिया जाएगा? माइनर का एफडी था, माइनर के एफडी में दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस का क्रेडिट किसको दिया जाएगा? उस माइनर को ही दिया जाएगा। माइनर का पैन कार्ड बनता है, माइनर के पैन के कार्ड के आगे ही आपको क्रेडिट दिया जाएगा। बट अगर अदरवाइज कोई पर्सन लीगल हेयर आता है और वो बोलता है चलो मेरे को क्रेडिट दे दो, वो एक डिक्लेरेशन साइन करता है, तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा। अदरवाइज माइनर के पैन कार्ड के आगे ही उस टीडीएस का क्रेडिट दिया जाएगा। दूसरा, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाला था, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालते ना सीजीएस में, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अब मान लो उस पर्सन की डेथ हो गई, तो क्वेश्चन ये आता है उसमें टीडीएस जो कटेगा इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट का टीडीएस का क्रेडिट किसको देंगे? तो सीधी सी बात है, जिस दिन डेथ हुई, डेथ के टाइम तक का जो क्रेडिट है वो उसी के नाम पे, उसी के पेन नंबर के सामने जाएगा जिसकी डेथ हो गई है, क्योंकि उस साल का उसका रिटर्न जाएगा। एंड भैया डेथ हो गई, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस का क्रेडिट है उसके लीगल हेयर को दिया जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, सीजीएस में पैसा डाला और सीजीएस में पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट का टीडीएस कट रहा है, वो टीडीएस का क्रेडिट किसको मिलेगा? तो टीडीएस का क्रेडिट है वो किसको मिलेगा? अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जैसे जिसकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई, उसके पहले का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा उसका टीडीएस का क्रेडिट है वो जिसकी डेथ हो गई उसके पेन के आगे ही दिया जाएगा, और उसके बाद का इंटरेस्ट का जो क्रेडिट है वो एग्जैक्टली उसको लीगल हेयर के जो पेन नंबर है उसके सामने दिया जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, जो भी आपको 194A में दे रखा है उसको आप पढ़ लीजिए, और आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है, तो 10 मिनट के ब्रेक में आपको पढ़ना है। और अगर आप क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा। क्वेश्चन करना चाहे अभी तो आप क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए